हेलो स्टूडेंट, आज हम सब पढ़ेंगे सोशियोलॉजी और ये है कुछ लॉन्ग आंसर का है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे। और जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी का कोई भी पेपर देना चाहता है उसमें ये क्वेश्चन अगर जो आ जाएंगे तो आज आप अच्छे अंक से पास होंगे। तो कोई भी तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तो इसे ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के स्वरूप बताइए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निम्न दो स्वरूप होते हैं: वृद्ध, विस्तृत अथवा महत्त सिद्धांत दृष्टि। इसमें अध्ययन इकाई के रूप में एक विस्तृत समाजशास्त्रीय समस्या अथवा अध्ययन विषय का चयन किया जाता है। उदाहरण, जब किसी वृद्ध व्यवस्था या वृद्ध समूह या वृद्ध समूह अथवा सामाजिक परिवर्तन संगठन व मानव व्यवहार जैसे किसी सामाजिक घटना का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर समाजशास्त्रीय कहते हैं और इससे निर्मित होने वाले सिद्धांत वृद्ध अथवा महत्त सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार के सिद्धांत संपूर्ण व्यवस्था पर लागू किए जाते हैं। टालकट पार्सन जैसे समाजशास्त्री समाजशास्त्र में सर्वलौकिक तथा महत्त सिद्धांतों के निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं। लघु या सूक्ष्म सिद्धांत दृष्टि लघु या सूक्ष्म अध्ययनों में छोटे आकार की इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत कदापि व्यक्ति विशेष अथवा इकाई विशेष का चयन करके उसी का सूक्ष्म व गहन अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई छोटा समुदाय का भी अध्ययन किया जाता है। रेडफील्ड द्वारा लघु समुदाय पर प्रामाणिक अध्ययन किया जाता है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, नाडले के भूमिका और संरचना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यस एफ नाडले का संरचना सिद्धांत। नाडले रेडक्लिफ ब्राउन के निकट सहयोगी थे। इन्होंने सामाजिक संरचना का सिद्धांत अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में प्रस्तुत किया। नाडले ने समाज की अवधारणा को दो दृष्टिकोणों से देखा: क्रिया, जिसके अंतर्गत नातेदारी, तथा अर्थव्यवस्था समूह, जिसमें परिवार एवं गोत्र सम्मिलित हैं। इनके अनुसार कुछ ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्ष्य जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक योजना से बाहर दिखाई देते हैं, ये स्वतंत्र रूप से क्रिया करते रहते हैं। इस क्रिया को स्वतंत्र क्रिया कहते हैं। नाडले ने अपने सिद्धांत में संरचना, प्रकार एवं विषय वस्तु में पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार संरचना एवं प्रकार दो भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, जबकि विषय वस्तु संरचना से संबंधित है। संरचना तथा विषय वस्तु किसी भी समाज का गुणात्मक पहलू होता है और विषय वस्तु को एक सामाजिक पहलू के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि संरचना अंगों का एक व्यवस्थित ढंग होता है। संरचना परिवर्तनशील है, अतः इसमें परिवर्तन हो सकता है। संरचना की अपेक्षा सामाजिक तत्व में अधिक परिवर्तन देखा गया है। अतः पहला, संरचना कई अंगों का एक व्यवस्थित ढांचा है जो कि अंतःसंबंधित तथा अंतःनिर्मित पूरी है। पूरी संरचना का रूपांतरण होता है लेकिन सापेक्षिक दृष्टिकोण से कम होता। सामाजिक संबंधों, जिनको सामाजिक संरचना में सामाजिक अंगों के समान माना जाता है, इनमें परिवर्तन उत्पन्न होने पर समाज के अंग भी परिवर्तित होते रहते हैं। भूमिका अथवा कार्य का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, पैसा
या अन्य व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर जिस स्थान या पद को प्राप्त करता है वह उसकी है। उस स्थिति के संदर्भ में सामाजिक परंपरा, नियम या कानून के अनुसार उसे जो भी निभानी है, अर्थात प्रत्येक स्थिति का एक क्रिया पक्ष होता है और उसी कार्य को कहते हैं। भूमिका अथवा कार्य की परिभाषा। लिप्टन के अनुसार कार्य शब्द का प्रयोग किसी स्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार कार्य के अंतर्गत हम उन मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो कि समाज के प्रत्येक सिरे विशेष पर आसीन है। यह सभी व्यक्तियों के लिए निर्धारित करता है। सर्जेंटा के शब्दों में किसी व्यक्ति का कार्य सामाजिक व्यवहार का वह प्रति अथवा अपरूप है जो कि उसे एक परिस्थिति विशेष में अपने समूह के सदस्यों की मांगों को प्रत्याशाओं के अनुरूप प्रतीत होता है। तो आज ये होगा कि प्रकारवादी विश्लेषण में मार्टन के योगदान का वर्णन कीजिए, ये पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी से चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।